जय माँ प्रकृति। आइए अब हम सेशन को शुरू करते हैं। तो आपने रोज इस तरीके से ही अलग अलग सैलेड तैयार करके, आपका लंच सैलेड का होना चाहिए। आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं कि आप ब्रेकफास्ट में सैलेड ले लें और लंच में फ्रूट ले लें। इट्स ऑल अप टू यू, आपके ऊपर है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपने आगे की दिनचर्या को समझेंगे। आपको लंच तक ले गए थे, लंच से आगे की बात को शुरू करते हैं आचार्य जी के साथ। जय माँ प्रकृति। कमर सीधी, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास लेते हुए एक बार ओम की ध्वनि का उच्चारण। लंबी गहरी श्वास लीजिए। दोनों हथेलियों की मालिश करें। हाथों की विषमता को अपने चेहरों पे, आंखों पे, पूरे शरीर पे धारण करते हुए वापिस आंखें खोल देंगे। गुरबानी में श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कथ खारी। क्या मीनिंग है इसका? प्राणी, अगर तू अपने खान पान में खान पान मीठ रस भोजन, मिठाइयां खाएगा, रस केवल स्वाद की दृष्टि से भोजन करेगा, गुणों की दृष्टि से नहीं, अंत की बार तो बड़ी उम्र में होत कथ खारी, हालत खराब हो जाएगी, अर्थात रोग उत्पन्न हो जाएंगे, रोग लग जाएंगे। गुरबानी इसका समाधान बताती है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, खान पान सोधे सुख बुंचत, संकट काट विकट हरि। प्राणी, खान पान, अगर तू अपने खान पान को सोधे, सुधार लेगा, सुख सुख मिलेगा, बुंचत सुख मिलेगा, सुख रोग ठीक हो जाएंगे, स्वास्थ्य मिलेगा, संकट काट, तेरे कितने ही विकट बड़े संकट होंगे, कितने ही बड़े रोग होंगे, हरि ईश्वर परमात्मा आपके अंदर की हीलिंग पावर, प्राण शक्ति अपने आप ठीक कर लेगी। तेरे को दवाइयां खाने की कोई जरूरत नहीं है। खान पान के कारण रोग लगते हैं और खान पान को ठीक करने से रोग ठीक हो जाते हैं। ऐसा पहले के श्लोक में श्री हमने भगवत गीता के माध्यम से बताया था। तो अब के श्लोक में हमने श्री गुरु ग्रंथ साहब गुरबानी के माध्यम से बताया है, और ऐसा एक बार नहीं लिखा है। समय के अभाव की वजह से हम बाकी नहीं बता पा रहे हैं, बाकी श्लोकों के बारे में। सभी धर्मों के सभी ग्रंथों में इसके बारे में काफी कुछ लिखा गया है, वो आप तक क्यों नहीं पहुंच पाया? मरने के बाद क्या मिलेगा वो पहुंचता है, क्योंकि मरने के बाद कोई आता नहीं यहाँ पर आके बताता नहीं कि वो मिला या नहीं मिला, लेकिन जीते जी जो मिलेगा वो आप तक नहीं पहुंचता है। क्यों? उसको आप तक पहुंचाने के लिए खुद आचरण करना पड़ेगा। आइए अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ये प्रोग्राम जो आपको डिलीवर किया जा रहा है हाईली साइंटिफिक है। साइंस की दृष्टि से भी हम चीजों को साथ साथ स्पष्ट कर रहे हैं, और शास्त्रों की दृष्टि से भी। कहने का भाव ये है कि कुछ लोगों को बात साइंस से समझ लगती है, कुछ को एग्जाम्पल से समझ लगती है, कुछ को लॉजिक से समझ लगती है, कुछ को शास्त्रों के माध्यम से समझ में लगती है। कैसे भी समझो, बस किसी न किसी तरीके से
आपको ये जच जाए कि यही सच है। एक बार मेरे कहने से कुछ दिनों के लिए मान के देख लीजिए, उसके बाद आप बोलेंगे, फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए, सैलेड तक हम पहुंच चुके हैं, लंच हम ले चुके हैं। मान लीजिए हमने 1 बजे 2 बजे तक लंच लिया, अब हमने खाया हुआ है। आपको क्या लगता है कितने बजे तक भूख लग जाएगी? हम ऐसा मान लेते हैं कि 5 बजे के आसपास भूख लगेगी। तो आप तो मौसम का कोई एक फल ले सकते हैं, एनी टाइप ऑफ फ्रूट, एनी वन टाइप ऑफ फ्रूट यू कैन चूज व्हाटएवर यू वांट। इसको बदल बदल के ले सकते हैं, एक ही फल दिन में 2 बार ले सकते हैं, रोज बदल बदल के खा सकते हैं, एक ही तरह का फल रोज खा सकते हैं, जैसे आपने करना है कर लीजिए। अगर आपको ज्यादा भूख ना हो तो एनएलएस ड्रिंक लीजिए। एनएलएस ड्रिंक के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? सफेद पेठे का रस ले सकते हैं, हरा नारियल पानी डाब ले सकते हैं, कच्ची सब्जियों का रस, बथुआ टमाटर का रस ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई एक ड्रिंक ले सकते हैं। अगर आप कुछ गरम गरम लेना चाहें तो सब्जियों का सूप ले सकते हैं, उसमें नमक मिर्च नहीं डालना, भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ चाय जैसा लेने की इच्छा हो तो एनएलएस की टी ले सकते हैं, जो चाय आपको बाहर से नहीं खरीदनी, आप अपनी ही अपने घर पे बनाएंगे। 4 बजे के आसपास इसमें से कोई एक चूज कर लीजिए। उसके बाद 4 बजे आपने इसमें से कोई भी चूज करके ले लिया, फिर कितने बजे भूख लगेगी? 7-8 बजे लगेगी। तो 7-8 बजे जब आपको भूख लगेगी तो आप रोटी सब्जी लीजिए। तो अब रोटी कैसे तैयार होगी? एनएलएस की रोटी, एनएलएस चपाती कैसे तैयार होगी? आइए समझते हैं। एनएलएस चपाती आपको बहुत टेस्टी डिलीशियस रोज अलग अलग तरह की चपाती हम खिलाने वाले हैं। ये कैसे तैयार होगी, इसको तैयार करने का प्रोसेस समझेंगे। नमस्कार। रिड्यूस योर वेट, रिमूव योर डिजीज विद चपाती। रोटी खाने से वजन घटाएं और रोग भगाएं। गैस, एसिडिटी, अस्थमा, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कॉन्स्टिपेशन, अनेकों बीमारियों से मुक्ति पाएं केवल रोटी में बदलाव करके। हमें आश्चर्य होता है कि बिना स्वाद के फीकी रोटी रोज आप कैसे खा लेते हैं। रोज नए नए स्वाद के साथ रोटी को बदल बदल के खाएं। लोहे को तैराने के लिए लकड़ी की सहायता लेनी पड़ती है। आजकल के मेहनत नहीं करने वाले लोगों को, कंप्यूटर, लैपटॉप या एसी में काम करने वाले लोगों को सीधा सीधा केवल आटे से बनी रोटी नहीं पचती। आटे को पचाने के लिए सब्जी की सहायता लेनी पड़ती है। कब्ज और पेट को ठीक करने के लिए हमें लैक्सेटिव, परगेटिव, चूर्ण या दवाइयों का नहीं, रोटी को बदलने की आवश्यकता है। मानव का भोजन पौधों से आना चाहिए और उसी रूप में जैसा पौधे हमें देते हैं। किसी कारखाने या हलवाई की दुकान से नहीं आना चाहिए। उसमें 4 तरह के गुण होने चाहिए: होलसमनेस, पूर्णता, फ्रेशनेस, ताजगी, अल्कलैनिटी, क्षारता, फ्रूगैलिटी, मात्रा में कम। आज इस वीडियो में हम केवल एक ही गुण की बात करेंगे, होलसमनेस, पूर्णता। प्राकृतिक पदार्थ को पचाने के रस उसी में होते हैं, इसीलिए आटे को चोकर सहित होना चाहिए। चावल अनपॉलिश्ड, बिना पॉलिश के होना चाहिए। दालें छिलके सहित और फल और सब्जियों जो छिलके सहित खाई जा सकती हैं, वे छिलके सहित खानी चाहिए। किसी देश की फोर्स, शक्ति, सेना बॉर्डर पर होती है। खाद्य पदार्थों के अधिकतर पोषक तत्व उसके ऊपर के भाग अर्थात छिलके में होते हैं। 2 बर्तनों में आटा कुछ दिनों के लिए बंद करके रख दें, एक में चोकर सहित, एक में चोकर रहित। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि जो चोकर सहित आटा है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, दूसरे आटे में नहीं। अर्थात कीड़ों को भी ये मालूम है कि दूसरे आटे में खाने लायक कुछ नहीं। बाजार में बिकने वाले थैली के आटे में चोकर नहीं होता। अगर मैन्युफैक्चरर चोकर सहित बेचेगा, उसके आटे में कीड़े पड़ जाएंगे, उसे अपना बिका हुआ माल वापस लेना पड़ेगा। ऐसी गलती वे क्यों करेगा? आटा विदाउट चोकर
is just like currency note without number. वर्षों पहले अमेरिका में लोग सफ़ेद ब्रेड खा खा कर बीमार पड़ने लग गए। वहाँ के किसी बड़े डॉक्टर ने बोला, द वाइटर द ब्रेड सूनर यू आर डेड। अगर आपकी रोटी सफ़ेद होगी तो मृत्यु भी जल्दी होगी। वहाँ के अंग्रेज लोग ब्राउन ब्रेड खाने लग गए और हम उनकी नकल कर करके सफ़ेद ब्रेड खाने लग गए। केवल यही नहीं, हमारी तो सभी रोटियां ही सफ़ेद हो गई। चोकर रहित आटा, नान, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, भटूरे, पूरी, मट्ठी, बालूशाही, नमकपारे, शक्करपारे अर्थात मैदे से बने सभी पदार्थ पेट में जाकर आंतों में चिपक जाते हैं। पहले के दिनों में कागज़ को चिपकाने के लिए मैदे की लेई बनाई जाती थी। चोकर रहित आटे से बनी हुई सभी तरह की रोटियां, सभी तरह के पदार्थ मैदे की लेई तो है जो आंतों से चिपक जाता है। आइए जानते हैं सुपाच्य स्वास्थ्यवर्धक रोटी तैयार करने की विधि। नमस्कार, आइए सीखें स्वादिष्ट स्वास्थ्यवर्धक रोटी तैयार करने की विधि। रोटी बनाने के लिए हम सबसे पहले चोकर सहित आटा लेंगे। चोकर सहित आटा लेंगे और उसको छान लेंगे। हम आटे को छानेंगे। यदि इस आटे में चोकर नहीं निकलता तो फिर ये खाने लायक नहीं है। आटे में जो चोकर निकले उसको वापस उसी में मिला दें। बेहतर है अपना गेहूं खरीदें और उसे अच्छे तरीके से धोकर धूप में सुखा लें। चक्की पर आटा पिसवाते समय चक्की वाले को बोलें कि इसे गोल, दरदरा या मोटा पीसें। चोकर सहित आटे में किसी एक तरह की मौसम की सब्जी को मिलाना है। जैसे कि आज मैं आपको पालक की रोटी कैसे तैयार करनी है ये बताने वाली हूँ। पालक की रोटी को हम 3 तरह से तैयार कर सकते हैं। एक, पालक को बारीक काट लें और उसे इस आटे में गूंद लें। दूसरा, पालक को मिक्सी में डालकर क्रश कर लें, फिर आटे में गूंद लें। तीसरा, पालक का रस निकालकर उसमें आटे को गूंद लें। आइए अब पहले मैं आपको पालक को मिक्सी में क्रश करके कैसे रोटी बनानी है वो तरीका सिखाती हूँ। पालक की रोटी तैयार करने के लिए हम ये पालक के पत्ते लेते हैं, इसको मिक्सी में डाल देंगे। भले ही आप ऐसे डाल दीजिए, भले ही छोटा छोटा क्रश कर लीजिए। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको क्रश कर लेंगे। मिक्सी में पालक पीसने के बाद आपका ऐसा पेस्ट तैयार हो जाएगा। देखिए, अब हम इस पेस्ट को डालेंगे और इस पेस्ट में आटा डालेंगे। ध्यान रखिए, हमें सब्जी में आटा गूंदना है, आटे में सब्जी नहीं। जितना इसमें आराम से खप जाए उतना हमने आटा गूंदना है। कहने का मतलब है, अगर आपको 2 रोटी बनानी है तो 1 रोटी का आटा लेना है और दूसरी रोटी के लायक सब्जी होनी चाहिए। ज़रूरत के हिसाब से मैं आटा मिला रही हूँ। आपने इस तरीके से इसको गूंद लेना है, गूंद के तैयार कर लेना है। इस तरीके से हम नरम आटा गूंद लेंगे। ये आटे को आप लगभग 1 घंटे पहले गूंथ के रख लीजिए। अगर आप 1 घंटे पहले गूंथ के रखते हैं तो आपकी रोटी बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनती है। आइए अब हम इस आटे की लोई लेकर उसे बेल लेंगे। इस तरीके से हम सामान्य तौर पर घर में जैसे रोटी बनाते हैं ऐसे हम इस रोटी को बेल लेंगे। अगर हो सके तो रोटी को आप मिट्टी के तवे पर पकाएं। मिट्टी के तवे पर रोटी धीमी धीमी आंच पर पकती है। लोहे के तवे पर रोटी जल्दी सिक जाती है लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती है। मिट्टी के तवे पर बनी रोटी फोल्ड करने पर टूट जाएगी और लोहे के तवे पर बनी रोटी आसानी से 2-4 बार मुड़ जाएगी। मतलब क्या है कहने का कि हम कच्ची रोटी खाते हैं जो पचती ही नहीं है।
केवल एक ही पालक से आप 3 तरह की रोटी बना सकते हैं। इसी तरीके से खीरे को कद्दूकस करके उसे आटे में मिलाकर खीरे की रोटी तैयार करें। ये मैंने खीरे को कद्दूकस करके रखा है। अब इसे, जैसे मैंने पालक की रोटी बनाई है, इसे आटे में गूंद के इसकी रोटी बना सकते हैं। इसका स्वाद देखिए, कद्दूकस किया हुआ, इसका स्वाद बिल्कुल बिस्किट जैसा होगा। बच्चे बहुत पसंद करेंगे। इसी तरह गर्मियों के मौसम में दूसरी सब्जियां जैसे घिया, तोरी, टिंडा, चौलाई, धनिया, सफ़ेद पेठे की रोटी बना सकते हैं। और सर्दियों के मौसम में मूली, गाजर, चुकंदर, मेथी, बथुआ, मूली के पत्ते, फूल गोभी, पत्ता गोभी इत्यादि की रोटी बना सकते हैं। इसके पीछे की साइंस को समझना है। जब हम ये कंपोजिट रोटी बनाते हैं, जब हम ये कंपोजिट रोटी संयुक्त चपाती खाते हैं, तो होता क्या है, जब हम 2 रोटी खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर एक ही रोटी का अनाज जाता है। हमारा पेट भी भर जाता है और मन भी प्रसन्न रहता है। होता क्या है कि हमारे सभी रोग, लगभग सभी रोग, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओवरवेट, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, अस्थमा, देखते ही देखते ठीक होने लग जाते हैं और हमें भूखा भी नहीं रहना पड़ता। कृपया ध्यान दें, हमारे घरों में मूली के परांठे बनाए जाते हैं। मूली के परांठे बनाते समय हम अक्सर उसका पानी निचोड़कर फेंक देते हैं। कृपया ऐसा ना करें। यदि किसी व्यक्ति का पूरा खून निकाल दिया जाए तो फिर उसमें क्या बचेगा? सब्जियों को निचोड़कर जब हम उनका पूरा पानी निकाल देते हैं तो वो व्यक्ति के पूरे खून निकालने के बराबर है। फिर सब्जी के अंदर कुछ नहीं बचता। हम आपको कहना चाहते हैं कि उस पानी में ही आटे को गूंद लें। ये मूली का परांठा ही तो है, बस केवल इतना फर्क है कि इसको तवे पर रखकर घी नहीं लगाना है। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप आज के बाद सादी रोटी खाना बंद कर दें। हमारे द्वारा, हमारी विधि से बताई गई परांठे खाना शुरू कर दें। आपको स्वाद भी मिलेगा और सेहत भी। मित्रों, इस तरीके से मौसम के अनुसार बदल बदल कर आप अनेकों तरह के परांठे हर रोज खा सकते हैं। आप रोज एक बार नहीं, दिन में अनेक बार एक ही तरह की सादी रोटी कैसे खा लेते हैं, हमें तो समझ ही नहीं आता। जबकि हमें तो सोचना पड़ता है कि आज कौन सी संयुक्त रोटी अर्थात कंपोजिट चपाती बनाकर खाएं। जैसे कि बच्चों के लिए विशेष तौर पर कच्चे नारियल की गिरी को कद्दूकस करके भी बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक रोटी तैयार की जा सकती है। इस रोटी को बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं। आज के बाद हमारे द्वारा, हमारी विधि से बनाई गई रोटी तैयार करें और अपनी सेहत में तेजी से होने वाले सुधार का अनुभव करें। यदि आप इस तरह के व्यंजन हमारे साथ, हमारे द्वारा बनाए गए तरीके से चखना चाहते हैं तो हमारे द्वारा आयोजित किए जा रहे 4 डेज रेजिडेंशियल कोर्स में भाग लें। आप मात्र 4 दिन में ही अपने स्वास्थ्य में सुधार होते देख पाएंगे। रोजाना की दवाइयों और रोगों से छुटकारा होते देख पाएंगे। को रोटी बनाने की विधि बताई। इसकी साइंस क्या है? जब आप चोकर समेत आटा लेते हैं, अगर आप आटे में से चोकर निकाल देते हैं तो वो आटा जो है वो मैदे के समान हो जाता है। जैसे पॉलिश्ड राइस है वो वैसा हो जाता है। फिर उस आटे की रोटी हजम नहीं होती, जो आंतों में चिपकती है और जिसके चिपकने की वजह से कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाती है। जब आप चोकर समेत आटा लेते हैं, उसके अंदर सब्जी भी मिला देते हैं और उसकी रोटी को चबा चबा के खाते हैं। जो आप सिंपल रोटी अपने घर में खाते हैं उसको इतना चबा ही नहीं सकते जैसे आप कंपोजिट रोटी को चबाएंगे। जब आप उसको चबा चबा के खाते हैं तो वो आंतों में, इंटेस्टाइन में चिपकती नहीं है, बल्कि शरीर में से गंदगी को, मल को बाहर निकालने में मदद करती है। इसीलिए आपने इस तरीके से चोकर समेत आटा लेकर इसकी रोटी बनानी है और रोज अलग अलग रोटी बनाकर आप खा सकते हैं। आप सर्दियों के दिनों में कम से कम 10-11 दिन तक भी आपका यह नंबर नहीं आता और गर्मियों में 1 हफ्ते तक भी नहीं आता। अब इस रोटी के साथ हम सब्जी लेंगे। सब्जी बहुत स्वादिष्ट आपको हम बताने वाले हैं। ये सब्जी कैसे तैयार होगी, इसको कैसे बनाना है, कैसे खाना है, आइए इसकी विधि हम समझेंगे। नमस्कार, आइए आज हम जानेंगे नेचुरल लाइफस्टाइल की स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक सब्जी बनाने की रेसिपी। प्रणाम। दाल रोटी खाएं, प्रभु के गुण गाएं, जमाना गया। सब्जी रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ।
आजकल की जीवन शैली में मेहनत मजदूरी नहीं करने वाले लोगों को एक वक्त में 2 अनाज नहीं पचते। भोजन खाने से नहीं, पचाने से लाभ होता है। लोहे को पानी में तैराने के लिए लकड़ी की सहायता लेनी पड़ती है, किंतु रोटी को पचाने के लिए दाल की नहीं, स्वास्थ्यवर्धक सब्जी की सहायता लेनी पड़ती है। किंतु जो सब्जी हम अपने घरों में छौंक लगाकर घी या तेल को आग पर गर्म करके बना रहे हैं, वह तो एसिडिक सब्जी है। एक होता है मीठा हलवा, दूसरा होता है नमक वाला हलवा। हमारे घरों में बनाने वाली सब्जी मसालों से बना हलवा ही तो है। कोई व्यक्ति साधुओं वाले कपड़े पहनकर साधु नहीं हो जाता। किसी गलत तरीके से बनाई गई सब्जी को बनाने से वह सब्जी नहीं हो जाती। अगर आप होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे या हलवाई द्वारा यह हमारे घरों में बनाने वाली छौंक और मसालों से बनी हुई सब्जी से ही पेट भर लेंगे और कुछ नहीं खाएंगे तो बीमारी होने की या पेट खराब होने की पूरी संभावना है। हमारे घर में मसालों से बनी हुई सब्जी 1.5 या 2 साल के छोटे बच्चे नहीं खाते। अगर 1.5 या 2 साल के छोटे बच्चे 1 कटोरी सब्जी पेट भर खा लें तो बच्चा बीमार हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि वह सब्जी खाने लायक नहीं है। जो सब्जी हम बनाने जा रहे हैं वह छोटे बच्चे भी खुशी से खाएंगे। 1.5-2 साल के छोटे बच्चे को एक समय केवल सब्जी ही खिला सकते हैं। बच्चों की सेहत और हाजमा बढ़िया रहेगा। इस सब्जी को खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ब्लड प्रेशर, शुगर नॉर्मल होता है, गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी में भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। आइए स्वास्थ्यवर्धक सब्जी बनाने की विधि समझते हैं। मौसम की कोई भी 2-3 तरह की सब्जियां लें, जैसे कि फूलगोभी, गाजर, मटर। पहले छिलके सहित साबुत सब्जियों को 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। फिर रनिंग वाटर में नल के बहते पानी में अच्छी तरह से रगड़कर धो लें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि काटने के बाद फिर दोबारा सब्जियों को पानी में ना धोएं। काटने के बाद धोने से सब्जियों के पोषक तत्व, विटामिन्स पानी में ही निकल जाते हैं। अब सब्जियों को उबालने के लिए सबसे बढ़िया है कि मिट्टी की हांडी का प्रयोग करें, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उबाल लें। अगर ये संभव ना हो तो दूसरा ऑप्शन है स्टील के स्टीमर में सब्जी को पका लें। ध्यान रहे, आग पर रखने वाला कोई भी बर्तन एल्यूमिनियम का नहीं होना चाहिए। आइए स्टीमर में सब्जी बनाना सीखते हैं। ये स्टीमर है, इसके 2 हिस्से हैं। इसके नीचे वाले भाग में हम लगभग 100 ग्राम के लगभग पानी डालेंगे। ये इसमें मैं थोड़ा सा पानी आपको डाल के दिखा रही हूँ। इसके ऊपर ये छेद वाला बर्तन है, ये आप देख रहे हैं। ये छेद वाले बर्तन में सब्जियां जो मैंने पहले से ही काट के रखी हैं, गाजर छिलके समेत, फूल गोभी, मटर, ये सारी सब्जियों को मैं इसमें डाल दूंगी। सारी सब्जियों को इसमें डालने के बाद हम ये कांच के लिड से ढक देंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम आंच पर रख देंगे। आप कुछ देर में ही देखेंगे कि सब्जियों में से सब्जियों की खुशबू आने लग जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि सब्जियां हाफ कुक्ड हो गई हैं। जब तक ये सब्जियां आंच पर पकेगी, हम दूसरी ओर ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए 7 चीजें तैयार करें, जैसे देसी टमाटर, कच्चे नारियल की गिरी, हरा धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता, तवे के ऊपर भुना हुआ जीरा, सेंधा नमक, हरी मिर्च। देसी टमाटर ये वाला टमाटर होता है, इसको आप एक व्यक्ति के लिए 2 से 3 ले सकते हैं। ये टमाटर के ऊपर मुकुट होता है, ये टमाटर के ऊपर आप देख रहे हैं मुकुट होता है, और ये खाने में खट्टा होता है और गोल होता है। हमने ये वाला टमाटर लेना है। दूसरा होता है बॉम्बे टमाटर, जो अंडाकार होता है। अगर देसी टमाटर मिल जाए तो दूसरे वाले टमाटर को ना लें। दूसरा इंग्रेडिएंट है कच्चे नारियल की गिरी। कच्चे नारियल की गिरी लगभग 50 ग्राम के लगभग, जितनी आप ये देख रहे हैं। या तो इसको कद्दूकस कर लें या फिर इसको छोटा छोटा काट लें, कुछ इस तरह से। सेंधा नमक,
ये सेंधा नमक जो आप देख रहे हैं, जो ज्यादातर हमारे घर में व्रत में इस्तेमाल किया जाता है, उसको लेना है। अगर सेंधा नमक आपको ना मिले तो फिर आप रॉक सॉल्ट ले सकते हैं। अगर आप हरी मिर्च डालकर सब्जी खाना चाहते हैं, सब्जी में कुछ मिर्च का स्वाद चाहते हैं, तो 1 हरी मिर्च कम से कम मात्रा में डाल लें। अगर आपके घर में सब्जी खाने वाले बच्चे छोटे हैं या किसी को बवासीर या एसिडिटी है, तो फिर हरी मिर्च का इस्तेमाल भी आप ना करें। भुना हुआ जीरा, भुना हुआ जीरा आप इस तरीके से स्वाद के अनुसार ले लें। कड़ी पत्ता, ये कड़ी पत्ता जिसको पंजाब में मीठी नीम भी कहा जाता है, इसके आपने 2 व्यक्तियों के लिए कम से कम ये इतने पत्ते आपने ले लेने हैं। इसके पत्तों को आपने ऐसे निकालकर अलग कर लेना है और इसको भी हमने सब्जी में मिलाना है। हरा धनिया पत्ता, ये हरा धनिया पत्ता को हम इतने पत्ते 1 व्यक्ति के लिए छोटे छोटे काट लेंगे। आइए अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हम मिक्सर और ग्राइंडर का इस्तेमाल करेंगे। ये देसी टमाटर, इसको हम इस तरीके से काट के इसमें डाल देंगे। छोटा छोटा कटा हुआ नारियल, इसको डाल देंगे। तवे के ऊपर भुना हुआ जीरा, थोड़ी मात्रा अपने स्वाद अनुसार। सेंधा नमक, ये सेंधा नमक, इसको हम अपने स्वाद अनुसार थोड़ी मात्रा में इसके अंदर मिला देंगे। कड़ी पत्ता, इसके कुछ 12-15 पत्ते निकालकर हम इसके अंदर मिला देंगे। एक हरी मिर्च, जैसा कि आपको बताया, अगर आप हरी मिर्च के साथ खाना चाहते हैं, ये हरी मिर्च को धो लीजिए, इसके ऊपर की कैप हटा दीजिए, इसको मिक्सी में डाल दीजिए। अब हमारी सारी चीज़ें हमने मिक्सी में डाल दी। जो सब्जी हमने उबाली है, स्टीमर में नीचे उसका पानी बच जाता है अगर आप स्टीमर में पकाते हैं। जब हमने सब्जी को स्टीमर में उबाला तो ये थोड़ा सा पानी उसमें नीचे बच गया। इसको भी मैं ग्रेवी मिलाते समय इसी में डाल दूंगी मिक्सी के अंदर। अब मिक्सी बंद करके हम मिक्सी को चला देंगे। इस तरीके की ऑरेंज रंग की ग्रेवी तैयार हो जाएगी। आप देख रहे हैं, जैसी सब्जी, मलाई कोफ्ता, शाही पनीर आप बाजार में खाते हैं, ये ग्रेवी उस रंग की बनी है और स्वाद उससे कहीं अधिक अच्छा है। अब उबली हुई सब्जी और ग्रेवी को आपस में मिला देते हैं। ये देखो, ये सब्जी हमारी स्टीम हो गई। अब मैं इस स्टीम्ड हुई सब्जी को बिना छेद वाले बर्तन में, जैसे प्रेशर कुकर में या किसी स्टील की कढ़ाई में, किसी भी दूसरे बर्तन में डालूंगी और ये जो मैंने ग्रेवी तैयार की थी, ये ग्रेवी को भी मैं इसमें मिला दूंगी। दोनों को आपस में मैं अच्छे तरीके से मिला दूंगी। ये देखिए, इसमें ऊपर से हरा धनिया बारीक कटा हुआ गार्निश कर दूंगी। गार्निश करने के बाद ये सब्जी को अब मैं कुकर को या किसी भी जिस बर्तन में हमने सब्जी मिलाई है उसको 10 मिनट के लिए हम ढककर छोड़ देंगे। ग्रेवी और सब्जी आपस में मिक्स हो जाएंगे। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे आपकी खुशबूदार स्वादिष्ट सब्जी तैयार है। देखिए, हमने 10 मिनट के लिए सब्जी को कुकर में स्टीम करने के लिए छोड़ दिया था। स्टीम में ही ये सारी ग्रेवी और सब्जी आपस में मिक्स हो गई। हरा धनिया भी उसमें अच्छे से मिक्स हो गया। देखिए, ये देखिए, इस सब्जी का रंग और खुशबू बेहद आकर्षक है। आइए इस सब्जी को हम थोड़ा सा चख लेते हैं। बहुत बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनी है। आइए अब जानते हैं इस तरीके से तैयार हुई सब्जी की विशेषता। टमाटर और हरा धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता को उबालने पर उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें बाद में मिलाते हैं। कच्चे नारियल की गिरी, ये कच्चे नारियल की गिरी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। ये एक अनसैचुरेटेड फैट है, हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगा, परंतु यदि इसे आग पर पकाएंगे तो ये सैचुरेटेड फैट हो जाता है, उसमें से पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। घी या तेल का छोंक लगाने से सब्जी एसिडिक हो जाती है,
इस विधि से कच्चे नारियल की गिरी मिलाने से सब्जी में घी का तेल का स्वाद भी आ जाता है और कोई नुकसान भी नहीं होता। एक बार इस तरह से सब्जी बनाकर जरूर देखें। ये देखने में मलाई कोफ्ता जैसी होगी, खाने में अत्यंत स्वादिष्ट होगी। आपको जो आज हमने रेसिपी बताई है ये तरी वाली सब्जी है, रेसे वाली सब्जी है। अगर आप सूखी सब्जी बनाना चाहते हैं तो जितनी भी चीजें मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में बताई हैं उनको छोटा छोटा काट कर सब्जी में उबलने के बाद मिला दें। मिक्सी में ग्रेवी ना बनाएं। यदि आप हमारी सभी तरह की रेसिपी को हमारे साथ चखना चाहते हैं तो हमारे 4 डेज रेजिडेंशियल कैंप में भाग लें। जिस तरीके से आपको बताया गया है ऐसे आपने सब्जी को तैयार करना है। रोटी और सब्जी कैसे खाना है, रोटी 1 खानी है तो सब्जी 2 कटोरी खानी है, रोटी 2 खानी है तो सब्जी 4 कटोरी खानी है। जब भी अनाज खाएंगे तो थोड़ी सी भूख रखकर खाएंगे। कब खाना है, कितना खाना है और कब रुक जाना है, इसको अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं, डिटेल्स इन द सेंस अगर आप साइंटिफिकली वे में समझना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपके पास 2-3 तरीके हैं। एक तरीका है कि आप हमारी बुक रोगों से बचाव पढ़ लें। इस बुक के अंदर हमने डकारों के माध्यम से आपको पूरी साइंस समझाई हुई है कि आपको कब खाना है, कितना खाना है और कब रुक जाना है। अगर ये बुक आप पढ़ लें अच्छा है। दूसरा तरीका है आप YouTube में हमारे वीडियोस देख लें। हमारे YouTube वीडियोस में भी आपको डकारों का वीडियो मिल जाएगा। तीसरा तरीका है आप अपनी लाइफ के 4 दिन हमें दे दें। हमारा 4 डेज रेजिडेंशियल प्रोग्राम, आप उस कैंप के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस कैंप में हमारे साथ एलोपैथिक डॉक्टर्स रहते हैं जिनकी सुपरविजन में ब्लड प्रेशर, शुगर वालों का ब्लड प्रेशर, शुगर चेक किया जाता है। डेली आप सबका वजन किया जाता है ताकि आपका जो मेजरमेंट है, आपकी रिपोर्ट्स है हमारे पास आ जाती हैं। आप सबको सभी 100-150 लोगों को एक ही तरीके की डाइट दी जाती है और इसी डाइट से जिन लोगों का वजन कम है उनका बढ़ जाता है और जिनका कम है, ज्यादा है, उनका कम हो जाता है। अधिकतर ऐसा देखा गया है 95% लोगों के केसेस में जो कि डायबिटिक्स और ब्लड प्रेशर वाले हैं, दवाइयां बिल्कुल बंद हो जाती हैं। इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती या इंसुलिन की डोज 25% रह जाती है। अगर आप ये सारे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अगर आप तृप्ति डकार के बारे में समझना चाहते हैं, अगर आप अपने सारे सवालों को डिटेल्ड आंसर चाहते हैं, उसको साइंटिफिक तरीके से समझना चाहते हैं, तो फिर आपको इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना होगा। तब आपको पूरे सारे आपके काफी सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस में आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आज आप क्या करेंगे? खाना तो आप कैंप से पहले भी खाएंगे ना, खाना तो आप पुस्तक पढ़ने से पहले भी खाएंगे और YouTube के वीडियोस देखने से पहले भी खाएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? आज के लिए जब तक आप डकारों की साइंस को नहीं समझ पाते तब तक के लिए आप जब भी अनाज खाएंगे थोड़ी सी भूख रख कर खाएंगे ताकि आप अपने स्टमक को, अपने शरीर को आकाश तत्व दे सके और आपका खाना हजम हो सके। आप सारे लोगों से ये पूछूं कि आप घर में खाते कौन से राइस हैं? वाइट, बोथ वाइट। तो आप लोग जानबूझकर गलती कर रहे हैं। जानबूझकर, जानते हुए गलती करने का एक फायदा तो होता है, कभी ना कभी उसको हम सुधार सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि हम गलत कर रहे हैं। हम उसको सुधारने की डायरेक्शन में रहते हैं अगर हमें क्लियर हो जाए, अगर हमें पता चल जाए। तो हमने चावल जब भी खाने हैं, ब्राउन राइस खाने हैं, अनपॉलिश्ड राइस खाने हैं। ब्राउन राइस देखने में खुरदरा होता है, वो देखने में सुंदर नहीं होता। वो जितनी जल्दी आपका सफेद चावल 10 मिनट भिगोया और पक गया वैसे नहीं पकता, और वो वैसा खिला खिला नहीं बनता जैसा आपका सफेद चावल बन जाता है, जिसको देख के हम बड़े खुश होते हैं कि बड़ा खिला खिला बन रहा है। ये चावल को अगर आप खाना चाहते हैं, इसको अगर सही तरीके से पकाना चाहते हैं कि अंदर तक पक जाए, तो 24 घंटे पानी में भिगोना होगा। क्यों? आप अगर देखेंगे तो चावलों की खेती कहाँ होती है? पानी के अंदर। हाँ, और चावल को पकने में, चावल पकते भी पानी के अंदर ही हैं और चावल को पकने में समय लगना चाहिए, जो कि अनपॉलिश्ड राइस, जो कि पॉलिश्ड राइस में नहीं लगता। इसीलिए वो चावल हजम नहीं होता, इसीलिए उसको फोका चावल बोला जाता है, क्योंकि उसका कोई स्वाद ही नहीं होता। आप ब्राउन राइस को जब खाने हैं, आप 24 घंटे पहले उसको पानी में भिगो दीजिए। कैसे?
आप चावल को अच्छे से धो लीजिए और उसको पानी में भिगो दीजिए। आधे घंटे भिगो के छोड़िए, उसके ऊपर जो भी कुछ गंदगी है वो सारी पानी के ऊपर आ जाएगी। फिर उस पानी को फेंक दीजिए, गिरा दीजिए और उसको साफ सुथरे 3 गुना पानी से भिगो दीजिए, क्योंकि इसी पानी के अंदर अब हम चावल को पकाने वाले हैं। 3 गुना पानी के अंदर चावल को भिगोकर छोड़ दीजिए। अगले दिन जब आप चावल पकाएंगे 24 घंटे के बाद, उसको मिट्टी की हांडी में, स्टील के प्रेशर कुकर में, स्टील की कढ़ाई में, यानी कि एल्यूमिनियम के बर्तन को छोड़कर किसी और दूसरे बर्तन में उसको पकाइए। जो स्टीमर हमने आपको सब्जी वाला दिखाया है उसमें चावल नहीं पकेंगे, क्योंकि वो स्टीमर है, उसमें पानी के अंदर नहीं रह पाएंगे चावल। उसमें आप पका लीजिए। उसमें उसको पकाते समय आप उसमें सब्जियां भी डाल सकते हैं। इस तरीके से उसको पकाइए। लगभग आधा घंटा चावल पकने में लगेगा। इस चावल को आप मौसम की जो सब्जी बताई गई है उस सब्जी के साथ खाइए। कैसे खाएंगे? 1 कटोरी चावल तो सब्जी 2 कटोरी, 2 कटोरी चावल तो सब्जी 4 कटोरी। जब भी खाएंगे अनाज तो थोड़ी भूख रखकर खाएंगे। क्या खाना है आपने? चावल सब्जी को खाना है। दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल नहीं खाना है। क्या खाना है? सब्जी चावल खाना है। इसका भी कारण है। दाल चावल, छोले चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल जब हम खाते हैं तो एक बार में 2 तरह के अनाज खाते हैं, 2 अनाजों को मिक्स कर लेते हैं। और हम लोग जो आजकल कंप्यूटर्स पे बैठ के काम करते हैं, शायद अपने घर का काम भी खुद नहीं करते, जो ज्यादातर लोग ओवरवेट हैं, अस्थमा है, शुगर है, बीपी है, अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, कॉन्स्टिपेशन है, उनको एक बार में 2 तरह के अनाज हजम नहीं हो सकते। किसी रिक्शा चलाने वाले को, किसी मेहनत मजदूरी करने वाले को, मकान बनाने वाले मजदूर को, किसान को हो सकते हैं। ये जो लोग यहाँ पर हमारा इस सेशन को सुन रहे हैं उनके लिए जरा ये मुश्किल है। इसीलिए एक बार में 2 तरह के अनाज नहीं खाने। हम तो आपको ये कह रहे हैं कि जिस दिन आपका चावल खाने का मन हो उस दिन चावल सब्जी खाइए, फिर रोटी को हटा दीजिए। उसके साथ कंपोजिट रोटी भी नहीं। कंपोजिट रोटी खानी हो तो कंपोजिट रोटी खाइए, सब्जी खाइए, चावल को हटा दीजिए। इसलिए इस तरीके से एक बार में 1 तरह का अनाज खाना है। इसके साथ आप चटनी बना सकते हैं। बहुत आप ग्रीन लीव्स को, जो भी मौसम की है, जितना लेंगे उतना अच्छा है। आप मौसम की हरी पत्तियों के साथ चटनी बना सकते हैं। कुछ अगर आप रोटी सब्जी दोपहर में लेना चाहते हैं, इट्स अ वेरी 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 गुड ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन। लेकिन इसके लिए आपको 2 बातों को मानना होगा, 2 बातों को पूरा करना होगा। पहली बात, आपको दिन में रोटी और सब्जी फ्रेश मिले, फ्रेश कुक्ड मिले। आग में पका हुआ कोई भी भोजन 3 घंटे के बाद खाने लायक नहीं रहता। अगर आप कुक किया हुआ भोजन विद इन 3 आवर्स कंज्यूम कर सकते हैं तो आप दिन में रोटी सब्जी ले सकते हैं। दूसरा, आपको दिन में अनाज खाने के बाद 15 से 20 मिनट, आधा घंटा आपको रेस्ट करने का टाइम होना चाहिए। अगर आप ये दोनों बातें पूरी कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। आप ब्रेकफास्ट में कच्चे सलाद लीजिए, लंच में रोटी सब्जी लीजिए और शाम को कोई रसाहार लीजिए अगर भूख लगे तो, और रात को डिनर में फ्रूट लीजिए। बहुत बहुत बढ़िया है। अगर ये दोनों बातों को आप पूरा नहीं कर सकते तो जो पहले हमने रूटीन बताया है उसको फॉलो करिए। भले ही लंच में सैलेड, भले ही ब्रेकफास्ट में, दूसरे टाइम फ्रूट और रात को रोटी सब्जी। कोशिश करें सोने से 2 घंटे पहले, यानी कि लगभग 7 बजे तक आप रात का खाना 7 साढ़े 7 तक लेने की पूरी कोशिश करें। तो इस प्रोग्राम को आपको सुनने के बाद लग रहा होगा कि इसको फॉलो करना मुश्किल है। तो जिन को डिफिकल्ट लग रहा है उनके लिए एक क्वेश्चन। जो प्रोग्राम हमने आपको सुबह से शाम तक खाने का दिया है, जो आप पहले खा रहे हो उससे हमने कम खाने को दिया है या ज्यादा खाने के लिए दिया है? अगर उसको कांटे पे तोल लिया जाए, उसका वॉल्यूम चेक किया जाए तो वो कम है या ज्यादा है? तो नंबर 1, ये बाई वेट अगर कांटे पे तोल लिया जाए तो जो पहले से ज्यादा हमने आपको खाने को दिया है। नंबर 2, इसको पचाने के लिए जो शरीर की मेहनत लगेगी, जो इसके ऊपर प्राण शक्ति खर्च होगी,
वो पहले से वाले भोजन से ज्यादा खर्च होगी, ज्यादा मेहनत लगेगी या कम? मेहनत कम लगेगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, प्राण शक्ति कम खर्च होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये जो मेहनत कम होगी, तो प्रोग्राम बेस्ड है आराम द्वारा स्वास्थ्य की प्राप्ति। अगर आप हड्डी को आराम देंगे तो हड्डी जुड़ जाएगी। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो डिसऑर्डर है ये ऑर्डर में हो जाएगा, सही काम करने लग जाएगा। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम करने लग जाएगा तो आपकी पैनक्रियाज सही काम करेंगी, पैनक्रियाज सही काम करेंगी तो डायबिटीज ठीक हो जाएगी। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाएगा तो ग्लैंडुलर सिस्टम ठीक हो जाएगा। अगर ग्लैंडुलर सिस्टम ठीक हो जाएगा तो आपका थायराइड नॉर्मल आने लग जाएगा, आपका यूरिक एसिड नॉर्मल आने लग जाएगा। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो जाए तो हमारा ग्लैंडुलर सिस्टम सही हो जाता है। अगर ग्लैंडुलर सिस्टम सही हो जाए, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वाइन सिस्टम सही हो जाता है। अगर नर्वाइन सिस्टम सही हो जाए तो हमारा मस्कुलर सिस्टम सही हो जाता है। तो पूरे शरीर को खराब भी डाइजेस्टिव सिस्टम करता है और पूरे शरीर को स्वस्थ भी डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। भगवान ने सारे सिस्टम अपने हाथ में रखे हैं, हमारी कोई मर्जी नहीं चलती। किडनी को चलाने में, लंग्स को चलाने में, हार्ट को चलाने में सब ईश्वर अपने आप चलाते हैं, मदर नेचर अपने आप चलाती है। सिर्फ 2 सिस्टम मानव के हाथ में दिए हैं कि उसमें मानव अपनी इंटरफेरेंस कर सकता है, उसको स्वतंत्रता दी है, फ्रीडम दी है। वो 2 सिस्टम हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये दोनों सिस्टम्स को मानव के हाथ के देने के कारण मानव ने इन दोनों सिस्टमों का भट्ठा बिठा दिया। तो अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर लेंगे तो आपके सारे सिस्टम ठीक हो जाएंगे, आपको बाकी सिस्टम्स की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो अब मेरा थर्ड क्वेश्चन, आपको जो मैंने डाइट प्लान दिया है इसको अगर आप शुरू कर देते हैं, ये वाला खाना खाने से आपके शरीर को जो फायदा होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, वो पहले वाले खाने से ज्यादा होगा या इससे ज्यादा होगा? इससे ज्यादा होगा। अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम ज्वाइन करें जहां आपको पैसा कमाना सिखाएं और वहां पर ऐसा कोई बिजनेस आपको करने के लिए बोला जाए जो आप पहले बिजनेस कर रहे हो उससे मेहनत कम, इन्वेस्टमेंट कम, लागत कम, प्रॉफिट ज्यादा, आप में से कौन है जो ये कहेगा कि मैं तो पुराना बिजनेस ही करूंगा, पहले को बंद करके नया बिजनेस नहीं करूंगा? सारे नए बिजनेस को करना शुरू कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहां पर पैसा कमाना सीखने आए हैं क्या? तो आप सब कहना चाहते हैं कि हम पहले वाले बिजनेस को छोड़ देंगे, नए बिजनेस को अपना लेंगे। आप जहां पैसा कमाने सीखना नहीं आए हैं, आप जहां सेहत कमाना सीखने आए हैं। अगर मैं आपको सेहत कमाने का कोई ऐसा तरीका दे रहा हूं जिसके अंदर मेहनत कम, शरीर के अंगों की मेहनत कम, लागत कम, प्राण शक्ति कम खर्च होगी, वो बची हुई प्राण शक्ति जो इधर से बचाएंगे, जैसे इन्वर्टर सिस्टम के अंदर अगर पंखे ट्यूबें बंद कर दिए जाएं तो टीवी चल जाता है, टीवी को बंद कर दिया जाए तो पंखे ट्यूबें चल जाती हैं, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ये लॉ ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आपकी प्राण शक्ति बचेगी। आप जो भारी खाने को, हैवी खाने को डाइजेस्ट करने में खर्च हो रही थी, अब वही शक्ति लोगों को ठीक करने में लग जाएगी। जैसे पंखे बंद करने के बाद टीवी कब चल जाता है आपको पता भी नहीं चलता, ठीक ऐसे ही ये भोजन को स्विच ऑफ करने के बाद आपकी रिपोर्ट्स कब नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और शायद आप विश्वास भी ना करें कि इस भोजन से हुआ है। तो आइए, हमारी यहाँ तक डाइट प्लान पे काम पूरा हुआ। अब हम एक नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं।
अगर किसी पेड़ के पत्ते सूख जाएं तो आप क्या करेंगे? आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर पेड़ के पत्ते सूख जाएं तो पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ को लाभ हो जाएगा। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मानव शरीर की जड़ कहाँ है? पेट, स्टमक। अगर पेट को ठीक कर लिया जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम को सही कर लिया जाए तो पूरा शरीर सही हो जाएगा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करने के लिए, पेट को ठीक करने के लिए खाना सुधार के साथ साथ बोनस पॉइंट, ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाएं, स्पीड से ठीक हो जाएं, एनएलएस की पेट की पट्टी लगाइए। एनएलएस वेट एब्डोमेन पैक, ये कैसे लगाना है, इसके पीछे साइंस क्या है, इसको पूरा हम समझते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अधिकतर बीमारियों का जड़ कारण पेट है? क्या आप बिना किसी खर्च, बिना किसी दवाई के, केवल नेचुरल लाइफस्टाइल की पेट की पट्टी से अपने पेट, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आइए हमारे साथ, हम आपको सीधा, सरल और प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं पेट को स्वस्थ रखने का। इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। नमस्कार मित्रों, कारण एक, रोग अनेक। साधकों, पाचन तंत्र की खराबी से ही ज़्यादातर रोग लगते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के खराब होने से ही बाकी शरीर की सभी सिस्टम खराब हो सकते हैं। जैसे यदि पेड़ के पत्ते सूख जाएं तो आप क्या करोगे? पेड़ की जड़ में पानी देंगे। हम सब जानते हैं पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ को लाभ मिल जाएगा, अर्थात पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। ठीक ऐसे ही मानव शरीर की जड़ तो पेट है। यदि पेट को ठीक रख लिया जाए तो पूरा शरीर स्वस्थ हो सकता है, क्योंकि खाना खाने से नहीं बल्कि पचाने से लाभ होगा। पेट को ठीक रखने के लिए पेट पर नेचुरल लाइफस्टाइल की पट्टी की साइंस को समझते हैं। हमारे पूरे शरीर का तापमान सामान्य रहता है। पेट के ऊपर गीली पट्टी लपेटने से पेट की और तापमान कम हो जाता है। स्वास्थ्य का सिद्धांत है कि शरीर में जहाँ पर भी तापमान कम हो जाता है, शरीर वहीं पर तापमान को संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए उसी तरफ खून का दौरा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है। हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधित अधिकतर अंग पेट के आसपास ही हैं, जैसे कि अमाशय, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज इत्यादि। इन अंगों की ओर खून का दौरा बढ़ जाने से इन अंगों की कार्यकुशलता और कार्य क्षमता बढ़ जाती है। ठंडी पट्टी लगाने से आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं? नंबर 1, पट्टी लगाते ही आप अनुभव करेंगे कि पेट में से गैस बाहर निकलेगी। आज ही पट्टी लगाकर अनुभव करें। नंबर 2, जैसे हड्डी को आराम देने से, उस पर पट्टी लपेटने से हड्डी अपने आप जुड़ जाती है, ठीक ऐसे ही पेट के ऊपर गिल्ली ठंडी पट्टी लगाने से, डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देने से पेट संबंधी बीमारियां, कब्ज, एसिडिटी, पेट में अफारा आना आदि अपने आप ठीक होने लगती हैं। पट्टी लगाने से कुछ समय में ही गर्म होने लगेगी। जैसे जैसे पट्टी गर्म होगी, अंदर के अंग नर्म होते जाएंगे। यदि कब्ज होगी तो मल अपना स्थान छोड़ देगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। नंबर 3, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी इत्यादि की रिपोर्ट्स नॉर्मल होने लगती हैं। देखते ही देखते दवाइयाँ बंद होने लगती हैं। नंबर 4, गर्भावस्था, प्रेगनेंसी में पट्टी लगाने से मिसकैरेज, गर्भपात नहीं होता, गर्भ नहीं गिरता, डिलीवरी बिना ऑपरेशन के होती है। बच्चा होते समय कम से कम दर्द, लगभग पेनलेस डिलीवरी जैसा अनुभव हो सकता है। नवजात शिशु, बॉर्न बेबी का स्वास्थ्य और बढ़िया होगा। नंबर 5, डाइजेस्टिव सिस्टम के खराब होने से उसका प्रभाव ग्लैंडुलर सिस्टम पर पड़ता है। हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से पीसीओडी, थायराइड इत्यादि बीमारियां लग जाती हैं। प्रतिदिन गिल्ली पट्टी लगाने से डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है। ऑटोमेटिकली ग्लैंडुलर सिस्टम भी इम्प्रूव होता है। हार्मोन्स रिलेटेड डिजीज, थायराइड, पीसीओडी इत्यादि भी ठीक होने लगती हैं। नंबर 6, सर्दियों के मौसम में भी पट्टी लगाई जा सकती है। लगाने से काफ़ी लाभ होता है। कितनी भी सर्दी हो, जब आप ठंडी पट्टी लगाने के आधे घंटे बाद उतारते हैं, पट्टी ऐसे गर्म निकलती है जैसे भट्ठी में से निकाली हो, अर्थात पेट के अंगों की सूजन, स्वेलिंग उतर जाती है।
आइए पेट के ऊपर पट्टी लगाने की विधि को समझते हैं। नमस्कार, आइए पेट के ऊपर पट्टी लगाने की विधि को समझते हैं। साथियों, हमें मोटी सूती कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करना है। ये कपड़ा मोटे धागे की बनी हुई खादी का होना चाहिए। मर्सिडाइज्ड कॉटन नहीं होनी चाहिए ताकि इसमें पानी रुक सके। इसकी लंबाई लगभग 2.5 मीटर और चौड़ाई लगभग 1 मीटर होनी चाहिए। आपकी सुविधा के लिए एनएलएस के नियमों के अनुसार तैयार की गई पट्टी हमारे यहाँ उपलब्ध है। सबसे पहले इस कपड़े को ठंडे ताज़े पानी में भिगो दीजिए। यदि गर्मियों में टंकी का पानी गर्म आता हो तो मिट्टी के घड़े या सुराही के पानी को ले लीजिए। पानी फ्रिज का ठंडा नहीं होना चाहिए। कपड़े को अच्छे से पानी में भिगोकर अच्छे से टाइट निचोड़ लीजिए ताकि उसमें से पानी ना टपके और आपके दूसरे कपड़े गीले ना करें। स्टेप नंबर 2, इस पट्टी को लंबाई की ओर से 4 बार फोल्ड कर लें। आपकी 9 इंच चौड़ी और 2.5 मीटर लंबी पट्टी तैयार हो जाएगी। अब इसको पेट के चारों ओर नाभि को सेंटर में रखकर आधा नाभि के नीचे आधा नाभि के ऊपर लपेट लीजिए। यदि आपको पट्टी लगाना मुश्किल लगे या व्यक्ति बहुत कमज़ोर हो या मौसम बहुत ठंडा हो तो इसके ऊपर कोई सूखा पतला टॉवल जैसा कपड़ा लपेट लें। इसके ऊपर अपने कपड़े पहन लीजिए ताकि आपको ठंड ना लगे। गर्मियों में ऊपर से सूखा टॉवल लगाने की ज़रूरत नहीं है। पट्टी लगाने के बाद आप अपने सामान्य दैनिक कार्य कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, पूजा करना, घर में रसोई इत्यादि के काम करना। पट्टी लगाने के लगभग आधे घंटे बाद पट्टी को उतार दें। घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं है। 10 मिनट कम भी हो सकते हैं, 10 मिनट ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये पट्टी सामान्य हालातों में दिन में 2 बार लगाएं। यदि आप नेचुरल लाइफस्टाइल का वाइट चार्ट अर्थात लिक्विड डाइट या रसाहार को फॉलो कर रहे हैं या अपनी खुशी से उपवास कर रहे हैं तो दिन में 4 बार पट्टी लगाएं। इसको खाना खाने के बाद या पहले कभी भी लगाएं। बस एक ही बात का परहेज है, पट्टी लगे लगे ना कुछ खाएं ना पिएं। जिन लोगों को भूख नहीं लगती वो खाना खाने के समय से पहले पट्टी लगाएं, भूख लगने लगेगी। जिनको खाना हजम नहीं होता या खाना खाने के बाद गैस बनती है वह खाना खाने के बाद पट्टी लगाएं। एक विशेष बात, किसी भी इमरजेंसी में तुरंत लाभ के लिए जैसे कि नज़ला, जुकाम, उल्टी, दस्त जैसे एक्यूट डिजीज में तीव्र रोगों को जल्दी ठीक करने के लिए पेट के ऊपर गीली ठंडी पट्टी लगाकर उसके ऊपर कपड़े ना पहने। पट्टी को वायु के संपर्क में आने दें, अधिक और तुरंत लाभ होगा। इस साइंस को हम कैसे समझेंगे? जैसे कि आप गाय भैंसों को देखिए। गाय भैंसें जब तालाब में नहाती हैं, कैसे नहाती हैं? आधा शरीर पानी के अंदर होता है और आधा पानी से बाहर होता है। कुत्ता जब बीमार हो जाए वो क्या करता है? देखिए, आप अब आज के बाद कुत्ते को अक्सर ऐसा बैठा देखेंगे। वो जमीन को खोदता है और इस तरीके से बैठ जाता है। ये क्या कर रहा है? ये पेट की पट्टी लगा रहा है, क्योंकि ये पट्टी खरीद नहीं सकता। इसका पट्टी लगाने का ये तरीका है। दोस्तों, याद रखें, केवल पट्टी के पीछे ना पड़ें। पट्टी तो मात्र एक टूल है। यदि आप आजीवन बिना दवाइयों के स्वस्थ रहना चाहते हैं तो नेचुरल लाइफस्टाइल को फॉलो करें, अपने भोजन में बदलाव करें। अगर गाड़ी का पेट्रोल ही ठीक नहीं होगा तो हम कितने ही मैकेनिक बदल लें, गाड़ी सही नहीं चल सकती। ठीक ऐसे ही शरीर का यदि भोजन ही ठीक नहीं हो तो हम कितनी ही दवाई खाएं, शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। अपने भोजन में बदलाव करने के लिए हमारे मैजिकल डाइट प्लान को फॉलो करें, जिसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथियों, अधिकतर प्राकृतिक चिकित्सालयों में मिट्टी की पट्टी लगाई जाती है। मिट्टी की पट्टी में भी काम तो पानी नहीं करना है, मतलब तो पेट को आधे घंटे तक ठंडा रखना है। ये काम कपड़े की पट्टी से भी हो सकता है। मिट्टी की पट्टी घरों में लगानी मुश्किल होती है, रोजाना लगाना संभव ही नहीं है। अपने घर पर ही कपड़े की पट्टी लगाना सरल और प्रैक्टिकल है।
मित्रों, आपको दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का वो सीन तो याद होगा ना, जब शाहरुख खान कबूतर को चोट लगने पर गीली मिट्टी का लेप करते हैं और कबूतर उड़ने लग जाता है। वो भी यही साइंस है। गीली मिट्टी का काम हम गीली कॉटन पट्टी से ले रहे हैं। जी, पेट के ऊपर पट्टी लगानी कैसे लगानी है ये आपको समझाया गया। पट्टी की साइंस क्या है कि पट्टी ठंडी है। जो आपने पट्टी को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी में भिगोया, पट्टी ठंडी है, और जो पूरी बॉडी है वो गर्म है। तो अब बॉडी क्या करती है, जैसे ही आप ठंडी पट्टी यहाँ लगाते हैं, क्या बॉडी ठंडी होना चाहती है? ठंडी नहीं होना चाहती बॉडी। तो जैसे ही आप यहाँ पेट के ऊपर ठंडी पट्टी लगाते हैं तो इस एरिया में बॉडी फटाफट गर्मी क्रिएट करने में लग जाती है। तो पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है, खून का दौरा है, वो इस तरफ आ जाता है। अब हमारे सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, हमारा लिवर, हमारी पेनक्रियाज, हमारी किडनी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, सब कहाँ पर है? इस एरिया में है। जैसे ही यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, यहाँ जो गैस है वो बाहर निकलती है, कॉन्स्टिपेशन टूटने लग जाता है, हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है वो टोन अप होने लग जाते हैं। हमारा किडनी में अगर स्टोन पड़ा हो वो निकलने की तरफ जाने लग जाता है। इस तरीके से पट्टी लगाने से हमें बहुत 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 ज्यादा फायदा होता है। तो ये नॉर्मल पट्टी, अब आप बोलेंगे कि ठंड है, ठंड में पट्टी कैसे लगाएं? कि आप जैसे पट्टी को एक बार स्किन टच करेंगे आपको ठंडा लगेगा, लेकिन उसके बाद आप पट्टी को पूरा लपेटने के बाद उसके ऊपर कोई इस तरीके का पतला सूखा टॉवल लपेट लीजिए। इसको आप कोई पूरा ऐसा सूखा कॉटन टॉवल लपेट लीजिए, सूखा। पट्टी आपकी गीली है, ऊपर ये कॉटन टॉवल है, इसको आपने पूरा पेट के ऊपर लपेट लिया, ऊपर से अपने कपड़े पहन लीजिए। अब एक बार पट्टी लगाने के बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने ठंडी पट्टी लगाई हुई है, और आधे घंटे के बाद पट्टी बिल्कुल गर्म निकलेगी। जितनी गर्मियों में गर्म निकलती है उससे भी ज्यादा गर्म निकलेगी। दूसरा तरीका, जब आप नहाते हैं तो नहाने के समय बॉडी ठंडी ही होती है, भले ही गर्म पानी से नहाएं। आप नहाने से पहले ही अपनी पट्टी को तैयार करके अपने साथ बाथरूम में रखें। नहाने के बाद बॉडी को वाइप करने के बाद उसी समय पट्टी लगा लें। पट्टी लगा के ऊपर सूखा टॉवल लपेट लें और अपने कोई भी कपड़े, गाउन या अपना नाइट सूट वगैरह पहन लें, और आधे घंटे के लिए पट्टी आपकी लगी रहेगी। आप दूसरे कोई भी काम कर सकते हैं। इस तरीके से आप सर्दियों के दिनों में भी पट्टी से लाभ ले सकते हैं। अभी ज्यादा ठंड के दिनों में इसे दिन में 2 बार आप लगा ले सकते हैं। तो अभी हमने आपको नॉर्मल ठंडी पट्टी बताई है जिसका इस्तेमाल दिन में 2 बार करना है। अगर आपको कोई शरीर में असहनीय दर्द हो जाए, अभी तो ऐसा दर्द है कि घुटनों में दर्द तो है लेकिन सहन किया जा सकता है, लेकिन अगर शरीर में ऐसा कोई दर्द आ जाए, असहनीय दर्द, कि लगे इसके लिए तो पेन किलर खाना ही पड़ेगा, फिर क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन, ठंडे गरम की सिकाई। ठंडे गरम की सिकाई कैसे करनी है, आइए इसकी प्रोसेस को, इसकी मेथड को, विधि को हम समझते हैं। हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन। नमस्कार जी। ये हॉट एंड कोल्ड में क्या करना है, हमें 2 बर्तनों में, एक बर्तन में गर्म पानी लेना है और एक बर्तन में ताज़ा पानी लेना है, जैसे हम ठंडा पानी भी बोल देते हैं, नॉर्मल पानी लेना है। और जहाँ भी आपको ज़्यादा पेन है उसमें, जैसे 2 पट्टियाँ ये हमारी छोटी वाली है, इनको ले लिए, और जो पहले शुरू में हमें गर्म पानी वाली जो भगोना है उसके अंदर इसको डुबो लें, इसको थोड़ा निचोड़ के, और जहाँ पेन है उस पर लगाएं इसको। जैसे अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो छाती के पिछले वाले हिस्से में, पीठ के ऊपर इसको लगाएं। पहले 3 मिनट गर्म पानी का लगाना है, उसके बाद इसको 1 मिनट जो ताज़ा पानी है उसकी पट्टी लगानी है। 4 बार लगाना है गर्म पानी की, 4 बार ठंडे पानी की, और उसके बाद में जो ठंडे पानी की पट्टी है उसको लगा के 20-25 मिनट के लिए रख दें। उसमें हम बड़ी पट्टी भी यूज कर सकते हैं, जब ठंडे पानी की हो, कोई टॉवल हो, कोई भी ऐसे कपड़ा हो, उसको लगा दें। जैसे अब आपको पथरी का पेन हुआ है तो उस टाइम भी इसी टाइप की सिकाई करनी है, गर्म ठंडे करनी है, लेकिन जगह थोड़ा सा 3-4 इंच आगे पीछे करनी है। सांस लेने की हो गई आपकी, इसके पीछे हो गई, कहीं घुटने में दर्द ज्यादा हो रहा है तो उसमें भी यही करना है। पहले गर्म पानी की घुटने पे रखनी है पट्टी 3 मिनट के लिए, फिर 1 मिनट ठंडा पानी। टाइम नहीं देखना, मतलब लगभग ऐसे ही होता है, ज्यादा टाइम गर्म पानी की और कम टाइम ठंडे पानी की। और 4 बार इस प्रोसेस को करें, उसके बाद ठंडे पानी की पट्टी को बांध लें। कहीं भी आपको चोट लग जाती है उस टाइम, अगर ज्यादा इमरजेंसी है तो इस टाइप की हम सिकाई कर सकते हैं।
और जैसे आपको माइग्रेन का पेन हो जाता है तो माइग्रेन पे सर पे क्या होता है, गर्म ठंडे की सिकाई नहीं करनी होती, तो पट्टी को पानी की, नॉर्मल पानी की भिगो के माथे पे लगा ले, उसके ऊपर कोई गर्म कपड़ा मतलब ले ले, जो भी आपके हो, मफलर हो या कुछ शॉल हो पतली हो, वो लगा ले और 1 घंटे तक हम लगा के उसको रखें, माइग्रेन का दर्द आपका ठीक हो जाएगा, काफी कम हो जाता है। तो इस टाइप की गर्म ठंडे की सिकाई हमें करनी है। ठंडे गर्म की सिकाई आप शरीर के किसी भी हिस्से में असहनीय दर्द होने पर, घुटनों में, कमर में, कहीं पर भी कर सकते हैं। पर जैसे आपको बताया, माइग्रेन की हालत में सिर के ऊपर ठंडी पट्टी ही लगानी है। अगर दर्द बहुत ज्यादा हो तो सिर के ऊपर ठंडी पट्टी लगाने के बाद आप कोई सूखा मफलर या शॉल उस गीली पट्टी के ऊपर लपेट लीजिए, तो 1 घंटे के लिए लगा के छोड़ दीजिए। इससे आपको माइग्रेन में के दर्द में भी रिलीफ आ जाएगा। सिर के ऊपर सीधी गर्म सिकाई नहीं करनी, क्योंकि हमारी हेल्थ का प्रिंसिपल है पैर गर्म, पेट नरम, सिर ठंडा। तो सिर के ऊपर हमने केवल ठंडी पट्टी ही लगानी है। अगर अस्थमा का अटैक आए, श्वास ना आ रही हो, तो आपने यही ठंडे गर्म की सिकाई यहाँ करनी, छाती के पीछे वाली कमर के ऊपर ठंडे गर्म की सिकाई करके आप छोड़ दीजिए, फिर ठंडी पट्टी लगा के छोड़ दीजिए। ऐसा करने से श्वास आने लग जाएगी, आपको इनहेलर लेना नहीं पड़ेगा। अब ये पट्टी की साइंस को समझने के बाद, असहनीय दर्द में रिलीफ होने के बाद, हम इस प्रोग्राम से आगे चलते हैं। जी, हमारी पुस्तकें, एनिमा, पट्टी, ये सभी चीजें अमेज़न पर उपलब्ध हैं। आप जो भी चाहें वो मंगवा सकते हैं। अब ये पट्टी की साइंस को समझने के बाद हम इस प्रोग्राम से आगे चलते हैं। जी, हमारे प्रोग्राम में 4 तरह के नहान बताए जाते हैं। पहला स्नान सामान्य स्नान, जो हम बाथरूम में जाते हैं, 10 मिनट में नहा के वापस आ जाते हैं। दूसरा है सूर्य स्नान, जिसको लेने का तरीका हमने आपको बता दिया। तीसरा है वायु स्नान, जिसको करने का तरीका हमने आपको समझा दिया। चौथा है मेरुदंड स्नान, स्पाइनल टब बाथ। ये खास किस्म का टब होता है, उसके अंदर पानी डाल के लेटना होता है। कैसे लेटना होता है? आपकी कमर पानी के अंदर होती है, बैकबोन, स्पाइन पानी के अंदर होती है, बाकी शरीर पानी से बाहर होता है। इस साइंस को हम कैसे समझेंगे? जैसे कि आप गाय भैंसों को देखिए, गाय भैंसे जब तालाब में नहाती हैं, कैसे नहाती हैं? उनका ये आधा शरीर पानी के अंदर होता है और आधा पानी से बाहर होता है। कुत्ता जब बीमार हो जाए वो क्या करता है? देखिए, आप अब आज के बाद कुत्ते को अक्सर ऐसा बैठा देखेंगे। वो जमीन को खोदता है और इस तरीके से बैठ जाता है। ये क्या कर रहा है? ये पेट की पट्टी लगा रहा है। कुत्ता क्या कर रहा है? पेट की पट्टी लगा रहा है, क्योंकि ये पट्टी खरीद नहीं सकता, इसका पट्टी लगाने का ये तरीका है। अब गाय भैंसे क्या कर रही हैं? गाय भैंस ये स्पाइनल टब बाथ ले रही हैं, ये स्पाइनल टब बाथ ले रही हैं। तो हम इस साइंस को ऐसे समझेंगे कि जब हमारे शरीर के अंदर 2 तरह का टेम्परेचर विद्यमान हो जाता है, मेंटेन हो जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया में बढ़ जाती है जहां पर टेम्परेचर कम होता है। अगर आप पेट के ऊपर पट्टी लगाएंगे तो पेट की तरफ टेम्परेचर कम हो गया, पेट की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो जाएगा। अगर आप स्पाइनल टब बाथ लेंगे, जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, तो स्पाइन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, तो आपका नर्वाइन सिस्टम सही हो जाएगा। बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए, यादाश्त को बढ़ाने के लिए हम स्पाइनल टब बाथ लें। ये स्पाइनल टब बाथ कैसे लेना है, इसकी पूरी विधि को समझिए। स्पाइनल टब बाथ कैसे इसको इस्तेमाल करना है और इसकी साइंस क्या है? कुछ लोगों को दौरे पड़ते हैं, कुछ को नींद नहीं आती है। नींद की गोलियां खाके नींद लेने का प्रयास किया जाता है। कोई नशा कर लेते हैं, शराब पी लेते हैं। शराब पीने वाले या नींद की गोलियां खाने वाले को नींद नहीं आती है।
जो सच्ची नींद है वो नकली नींद आती है, असली नींद नहीं आती। उसकी पहचान क्या है? जो व्यक्ति शराब पी के नींद लेगा या नींद की गोलियां खा के नींद लेगा, जब वो सुबह उठेगा उसका शरीर टूटेगा, उसके शरीर के अंदर ताजगी नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि रात भर हम बेहोशी में पड़े रहे, हमें नींद ही नहीं आई, भ्रम हुआ कि नींद आई। कुछ ऐसे प्राकृतिक उपाय हैं जिनको प्रयोग करने से हम नींद ले सकते हैं, हम अपने नर्वस सिस्टम को टोन अप कर सकते हैं। हम अपने पीछे के दिनों में काफी नशे लेते रहे, शराब तंबाकू वगैरह, या चाय कॉफी काफी पीते रहे, चाय पी पी के या तरह तरह के नशे इस्तेमाल कर करके हमने अपने नर्वस सिस्टम को कमजोर कर लिया। अब उसकी ताकत को बढ़ाना है, पीछे की गलतियों को सुधारना है। दुनिया में किसी पद्धति में कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है जो नर्वस सिस्टम को टोन अप कर दे। नर्वस सिस्टम को टोन अप तो हम प्राकृतिक उपायों के द्वारा ही कर सकते हैं। प्राणायाम से भी नर्वस सिस्टम टोन अप होता है। वायु स्नान, सूर्य स्नान करने से भी नर्वस सिस्टम टोन अप होता है। और एक हमारे पास बहुत ही शक्तिशाली साधन है, इसको हम कहते हैं स्पाइनल टब बाथ, मेरुदंड स्नान। इस टब को आप देख रहे हैं, ये एक खास किस्म का टब है। इसकी एक तरफ ढलान ज्यादा है, नीचे के वाले पोर्शन में ढलान ज्यादा है, बाकी के 3 दिशाओं में ढलान बराबर है, कम है। इसके अंदर लेटने की कुछ प्रक्रिया है जिसके द्वारा नर्वस सिस्टम टोन अप होता है। इस टब के अंदर हम 2 इंच पानी डालेंगे, मात्र 2 इंच। पानी ज्यादा डालने से ज्यादा लाभ मिलेगा ऐसा नहीं है। इसके अंदर 2 इंच पानी डालेंगे, जिधर ढलान ज्यादा है उधर सर कर लेंगे, जिधर ढलान कम है उधर टांगे कर लेंगे। ऐसा करके हम इसमें लेट सकते हैं। पानी टैंकी का गर्म नहीं होना चाहिए, पानी ताजा होना चाहिए। अगर ऊपर की टैंकी का पानी गर्म हो तो मटके का या सुराही का पानी ले सकते हैं। आप टब में लेटे हुए हैं और इस तरह की एक पट्टी ताजे पानी में भिगो के पेट के ऊपर रख लीजिए। पेट की पट्टी पेट पे लगा रख लीजिए, माथे की पट्टी माथे पे रख लीजिए। ये कपड़ों सहित लेटे हुए हैं, आप कम से कम कपड़ों के साथ लेटेंगे। इसमें पानी नहीं डाला हुआ है, आप इसमें 2 इंच पानी डालेंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी पानी के अंदर रहेगी, बाकी का पूरा शरीर पानी से बाहर रहेगा। इसके अंदर लगभग 20 मिनट लेटना है। 10 मिनट अधिक हो जाएं, 20 मिनट अधिक हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ कोई दवाई नहीं है जो नुकसान कर देगी। ऐसे जब आप इस टब में लेटेंगे, आप देखेंगे कि कुछ लोगों को इसमें टब में लेटे लेटे ही नींद आ जाती है 5-10 मिनट के अंदर अंदर। खर्राटे लेते दिखाई पड़ते हैं वो लोग जिनको नींद की गोलियां खा के भी नींद नहीं आती। ये टब स्नान बहुत बढ़िया है। गर्भ अवस्था में अगर इस टब में लेटा जाए तो सजेरियन ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। डिलीवरी के समय आराम से डिलीवरी हो जाती है। तनाव के रोगियों के लिए बहुत अच्छा है। बुखार की अवस्था में भी इसमें लेट सकते हैं। कई अवस्थाओं में ये बहुत लाभ करता है। कौन इसमें नहीं लेट सकता?
माहवारी के दिनों में माताएं इसमें नहीं लेट सकती। पेट की पट्टी लगाई जा सकती है उन दिनों में जब इसमें लेटने से सर्दी लगे, तब भी इसमें नहीं लेटना है। बस ये 2 सावधानियां हैं। अगर आप इस टब को अपने घर में रख सकें तो बहुत अच्छा है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है और कब करना है ये आपको अभी अभी समझाया गया। फीमेल्स के जितने भी प्रॉब्लम हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर, सिस्ट, पीसीओडी, पीरियड्स में ओवरफ्लो होना, पीरियड्स में स्केंटी फ्लो होना और सबसे ऊपर कंसीव नहीं कर पाना, सभी तरह के रोगों के लिए इस टब में लेटने से बहुत बहुत फायदा होता है। मौसम का दिल्ली में मौसम सर्दियों में ज्यादा सर्दी होती है, तो इसीलिए हम इसको दिवाली से लेकर होली तक दिल्ली नॉर्थ इंडिया में रेकमेंड करते हैं और दिवाली के बाद होली तक हम इसको मना कर देते हैं कि ठंड ज्यादा है। कहने का मतलब है इसमें लेटने के बाद कपकपी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं, ऐसे शहर से, ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जहां पर कोई भी मौसम जो है वो मॉडरेट रहता है, ज्यादा सर्दी होती ही नहीं, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप 12 महीने इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कहाँ से बाय कर सकते हैं? आप अपना नाम और फोन नंबर हमारे साथ शेयर करिए। बिकॉज ऑफ इट्स साइज ये अमेजोन पर उपलब्ध नहीं है। आप अभी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आपका नाम और फोन नंबर। तो हमारी टीम आपको खुद फोन करके आपसे सारी डिटेल्स, आपका एड्रेस वगैरह सब ले लेगी, आपको सारा प्रोसेस समझा देगी और तब आपके घर पहुंच जाएगी। गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी का, क्योंकि जब आप टब में से उठते हैं ना, टब में लेटने के बाद उसमें से उठते हैं, निकलते हैं, तो उस पानी का टेम्परेचर बदला होता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो अननेसेसरी गर्मी है उसको उसने बाहर निकाला होता है। अगर आप पहले से बाहर से गर्म पानी ले लेंगे तो जो काम होना चाहिए वो हो ही नहीं पाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा ही नहीं उस तरीके से, और शरीर को जो लाभ मिलना चाहिए, नर्वस सिस्टम टोन अप होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप रूम टेम्परेचर वाटर लें। मतलब आप किसी ठंडी जगह में हैं तो फिर आप जब तक ठंड है तब तक इसका इस्तेमाल ना करें, पट्टी को ही लगाएं, और जब मौसम कूल हो जाए, अनुकूल हो जाए आपके लिए, तो तब आप इस टब का इस्तेमाल करें। तो आइए अब हम आपको डाइट चार्ट एक्सप्लेन करते हैं, एनएलएस डाइट चार्ट।